नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर भेजें। एक बार फिर से नंबर आपके लिए दोहरा देता हूं, 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। कयोमर सादरी हैं, सीईओ हैं एवेंस एंटरप्राइजेस के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं सोने के साथ। प्रथमेश जी, सोना पिछले हफ्ते 3% गिरने के बाद 8 हफ्ते के बाद पिछला हफ्ता कमजोरी भरा रहा, यानी 9 हफ्ते में पहली बार वीकली कमजोरी दिखी, लेकिन आज फिर से रफ्तार है। 700 रुपए से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। ये तेजी चार्ट पर कहां तक आपको जाती दिख रही है? इस लेग में अब कितनी तेजी आपको दिख रही है सर? प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से जस्ट लास्ट वीक के बाद ये आज के दिन में ही इतनी तेजी दिखाई दे रही है, बट सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है। और उछाले में इसको बेचना चाहिए। 85,000 के जितने करीब है वहां पे बेचे इसको। 85,200 का स्टॉप लगाया और नीचे में करीब 84,680 तक पॉसिबल है, और 84,400 तक भी पॉसिबल है। तो हर उछाले में इस कमोडिटी को बेचिए। क्या करें? चांदी में भी 1200 रुपए से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। प्रथमेश जी, चांदी देखिए 95,500 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। 1.25% से ज्यादा की तेजी यहां भी दिख रही है। मई वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 93,500 के आसपास मार्च वायदा है, जिसकी एक्सपायरी परसों यानी बुधवार को है। क्या लग रहा है चांदी में कितनी तेजी और दिख रही है? चांदी में भी सेम मोमेंटम रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छा आज उछाल मिला है, तो उछाल में अगेन इसको बेचने की चल, जितना 96,000 के करीब मिले उतना बेहतर है। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप अराउंड 96,000 रहेगा। फिलहाल 95,500 के पास में चल रहा है। तो और नीचे में करीब 94,550, लेकिन जितना बड़ा है ये उतना ही गिरने की उम्मीद कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ हैं दिल्ली से, नवीन नाम है इनका। 95,140 में 6 लॉट सिल्वर मिनी का इन्होंने बाई कर रखा है। 95,140 में। प्रथमेश जी लेवल देख लीजिएगा, 95,140। ऊपर का टारगेट जानना चाह रहे हैं। ऊपर का टारगेट क्या है प्रथमेश जी? 96,000 रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा, और इनको वोलेटिलिटी में पॉसिबल है 1,000-1,200 रुपए का मूवमेंट मिल जाए तो वहां पे एग्जिट कर ले। मेरे ख्याल से ये जो राइज है वो सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। गोपाल हैं दिल्ली से, सोना खरीदा है 84,820 रुपए पे। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जानना चाह रहे हैं। गोपाल जी को क्या सलाह देंगे प्रथमेश जी? 85,000 रेजिस्टेंस के तौर पर है। इन्होंने मेरे ख्याल से करंट भाव के आसपास ही खरीदा है, और ऊपर में जगह है 85,100, ज्यादा से ज्यादा 200। तो ओवरऑल ट्रेड में अगर ये बने रहना चाहते हैं तो 85,200 तक के टारगेट आए तो वहां पे निकल सकते हैं। इसमें भी ध्यान जो है नीचे की तरफ का रह सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ नवीन कोठारी हैं। नवीन कोठारी का सवाल है, गोल्ड 80,000 और चांदी 90,000 रुपए मार्च अंत तक आ सकती है क्या? गोल्ड 80,000 और चांदी 90,000 लग रहा है एक महीने में संभव सर? प्रथमेश जी, यानी जिस तरफ से टैरिफ्स का सिचुएशन है, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमेंट्स है टैरिफ्स को लेकर, मुश्किल है 5,000। यानी आप अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7% है, जो एक महीने में पॉसिबल नहीं दिखता है। हालांकि ऊपर वाला जो रेंज है वो काफी ओपन है, बिकॉज अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाता है। बट नीचे में इतना फटाफट नीचे गिरना जस्ट 1 मंथ का टाइम थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा दिखता है सिचुएशन। अल्पेश सोनी है राजकोट से। इनका सवाल है, नेचुरल गैस में कौन सा ट्रेड ले? आज के लिए ये जानना चाह रहे हैं प्रथमेश जी। एनजी का टारगेट स्टॉप लॉस बता दे, बाई करें या सेल करें? आई थिंक नेचुरल गैस काफी वोलेटाइल है, इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करे ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे में मेरे ख्याल से पॉसिबल है 320 तक 328 तक गिर सकता है। बट ऑप्शंस में अगर रणनीति बनाना चाहते हैं तो मार्च का पुट वायदा जो है वो खरीदे। 340 का स्ट्राइक प्राइस, ये 16 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 12 रुपए का स्टॉप लगाए और टारगेट 26 के लिए रखे। तो आपके लिए नेचुरल गैस में ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। हसमुख है गुजरात से, क्रूड का 6,100 के स्ट्राइक का कॉल इन्होंने खरीदा है 158 रुपए में।
क्या करना चाहिए और साथ ही नेचुरल गैस में भी इंट्राडे के लिए राय जाना चाहिए। सबसे पहले क्रूड के ऑप्शंस की रणनीति बताइए। 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है 158 में, क्या करें? ये बने रहना चाहिए। ऊपर वाला भाव मेरे ख्याल से अगर फ्यूचर्स में बात करें तो 6250 तक दे सकता है, तो करीब 100 रुपए से लेके 150 तक इस काउंटर में मूवमेंट दिखता है। तो इनका जो प्रीमियम है उतना ही ये बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, तो इनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप अगर इनका 158 में इनका एंट्री पॉइंट है, तो ओवरऑल ट्रेड में स्टॉप 110 का रहेगा। इनका एक सवाल नेचुरल गैस पे भी था और साथ ही एक और दर्शक है जो नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे हैं इंट्राडे के लिए। हर्ष नाम है इनका, जयपुर से, टारगेट स्टॉप लॉस एनजी का पूछ रहे हैं। प्रथमेश जी एक बार फिर से बता दीजिए इनके लिए। पहली बात तो ये है कि नेचुरल गैस में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं तो ट्रेड ना करें। दूसरी बात, अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड करें। प्रीमियम लॉस ही यहाँ पे पॉसिबल लॉस दिखता है। और पुट जो है मार्च का खरीदे 340 के स्ट्राइक का, 16 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा आपको। 12 रुपए का स्टॉप लगाए और टारगेट 26 के लिए रखे। जयराम देवासी है, गोल्ड क्या 75,000 रुपए तक आ सकता है क्या आने वाले दिनों में? प्रथमेश जी, कोई चांसेस लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 75,000 का लेवल मुमकिन आपको लगता है क्या गोल्ड में? आई थिंक अगर गोल्ड ऐसे सिचुएशन में आता है तो आपको अक्रॉस द ग्लोब ग्रोथ दिखना चाहिए, अनसर्टेनिटी खत्म हो जानी चाहिए और एवरीथिंग शुड बी ग्रीन ग्रीन, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। तो गोल्ड में जो निवेश है वो कम होगा। बट जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी का माहौल है, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है और बहुत सारे फैक्टर्स है, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सारे इंडिकेशंस तो बता नहीं रहे कि 75,000 जल्द आने की उम्मीद कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अमित हैं, नासिक से। इन्होंने कच्चे तेल का 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है। इन्होंने 140 रुपए में खरीदा है। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी जी भी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। जतिन जी बताइए, क्रूड में क्या करना चाहिए? 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है, बने रहें या निकल जाएं? विश्व जी, देखिए, क्रूड का मार्केट जो है वो अभी दोनों तरफ की मूवमेंट जो है कहीं भी दिखा सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक तो बढ़ी हुई है और साथ ही साथ में टैरिफ का तो रुझान है ही पिछले 2-3 महीनों से। लेकिन अभी जो रशिया यूक्रेन की जो पॉसिबिलिटीज जो लग रही थी, जहां पे व्हाइट फ्लैग्स रेज हो रहे थे और यूएस का जो इसमें एक बड़ा अहम भूमिका होने वाली थी, अब उससे भी एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है कि क्या ये आगे जाते हुए रशिया यूक्रेन का सोल्यूशन होने वाला है जल्द ही, या अभी भी और जो वॉर सिचुएशन है अभी भी और बढ़ सकती है। इसके कारण से वॉलेटिलिटी के साथ में रहेगा। जिस तरह से ऑप्शन के माध्यम से किया है, ये एक सही तरीका रहेगा, क्योंकि अगर अपने फेवर में ट्रेड नहीं जाता है तो भी लॉस जो है मिनिमम हो जाएगा। इसलिए फिलहाल एक्सपेक्टेशन वही है कि ये सोल्यूशन हो जाए तो क्रूड का मार्केट जो थोड़ा-सा नीचे आएगा, लेकिन जब तक इसका सोल्यूशन नहीं बनता है, तब तक ये कॉल के अंदर बने रह सकते हैं क्रूड के अंदर। अंडरलाइन जो क्रूड का मार्केट है, उसका प्राइस जब तक 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इस कॉल के अंदर बने रह सकते हैं। अगर रिस्क को मिटिगेट करना है तो 6200 या 6300 की कॉल जो है उसको शॉर्ट करके जा सकते हैं 6000 की कॉल के सामने जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अगले दर्शक है वी जैन है, पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ वी जैन लिखा है कि गोल्ड में क्या करें। गोल्ड में क्या करना चाहिए जतिन जी? गोल्ड विश्व जी, मोमेंटम पॉजिटिव है। ओवर द वीकेंड नेगेटिव न्यूज फ्लो आ जाते हैं जहां से इसको सपोर्ट मिल जाता है। अभी जो हाल ही में जो अपडेट है, जहां पे टैरिफ्स को लेकर के यूएस की तरफ से और एग्रेसिवनेस दिख रहा है, और साथ ही साथ में अब जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज रशिया यूक्रेन के सॉल्व जल्द ना होने के संकेत हैं, इसके कारण से गोल्ड को फिर से थोड़ा सा वॉर प्रीमियम भी मिल रहा है यहाँ पर। और डॉलर इंडेक्स जो है वो एक रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ में ट्रेड कर रहा है, तो उसके कारण से ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं मिल रही है। सो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग साइड के अंदर बने रहना चाहिए। ओवर द वीक डेटा जो है बहुत अहम डेटा निकलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के हिसाब से। बुधवार को जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, और बाद में शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल का और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, उस पर खास करके नजर रहेगी सभी पार्टिसिपेंट्स की। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब तक कोई डेटा जो है वो अनफेवरेबल नहीं आ जाता गोल्ड के लिए, तब तक इसके अंदर बाइंग साइड की जो रणनीति है वही अपनानी चाहिए। हायर साइड पे मुझे लग रहा है 85,500 से लेके 85,750 के लेवल्स जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर आपको दिखने चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन हैं, पुणे से, पूछ रहे हैं कि नाइमेक्स पर नेचुरल गैस $3 के नीचे आ सकता है क्या? क्या जतिन जी आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस $3 के नीचे भी आएगा?
नेचुरल गैस का वॉलेटिलिटी की अगर देखें विश्व जी, तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी के साथ देखें तो प्राइस एक्शन जरूर इसके अंदर तेज रहती है, लेकिन $3 का जो ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर है। अभी तो यहाँ से कहना इतना आसान नहीं होता है कि $3 तक आ जाए। अभी हम 380 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं नाइमैक्स में, तो ये लेवल्स तो अभी फिलहाल तो हम नहीं देख रहे, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज्यादा उठापटक की जरूरत होगी और बहुत ज्यादा मार्केट को बेरिशनेस दिखाने की जरूरत होगी। हाँ, लेकिन अगर इसका रेंज देखें नेचुरल गैस का, तो कहीं ना कहीं जो रेंज इसके अंदर बन रही है वो 360 से लेके 410, 360 $3.60 से लेके $4.10 के बीच में बन रही है। तो उस रेंज को प्ले करें, जब भी 3.75 3.70 के आसपास मिलता है तब एमसीएक्स पर उसको बाइंग करके चल सकते हैं। और 4 के करीब जब भी इसका $4 के करीब जब भी इसका प्राइस दिखे तब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। चलिए, तो आपके लिए ये सलाह आ गई है। अगले दर्शक परवीन जी का ही एक और सवाल था, नेचुरल गैस के बाद एक और इनका सवाल था हल्दी को लेकर कि हल्दी का क्या आउटलुक है। सादरी जी, हल्दी को लेकर क्या आउटलुक है? हल्दी तो अब काफी कमजोर होती जा रही है, अब यहां से क्या दिख रहा है आपको? क्या गिरावट पे अब खरीदारी का मौका आ रहा है क्या? नमस्कार विष्णुमोहन जी। विष्णु जी, हल्दी अभी भी काफी कमजोर ही नजर आ रही है। आज के ट्रेड में भी तकरीबन 1% से ज्यादा इसमें नरमी नजर आ रही थी, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि जो फिजिकल मार्केट के अराइवल्स है वो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन डबल आ रहे हैं। ये साल अब तक हमने अराइवल्स देखे हैं 35,250 मेट्रिक टन के, जो पिछले साल इसी टाइम पे थे 18,430 मेट्रिक टन। तो सर, सीजन की स्टार्टिंग में दुगना माल नहीं संभलेगा अनलेस देयर इज अ प्राइस रिवीजन। तो मेरी हल्दी में सर अभी भी यही राय रहेगी कि इसको उछाले पे बेचना ही चाहिए। हो सकता है अगर आज थोड़ी बहुत मंदी आई है और पिछले हफ्ते भी नरम ही रहा था, एक 100-150 रुपए की तेजी शायद कल हमें देखने मिल जाए, लेकिन इसको फिर भी 12,500 आसपास के लेवल्स पे सेल करने का ही मेरा ओपिनियन रहेगा। ओके, और जीरा और धनिया इन दोनों पर क्या राय है सादरी जी? विश्वनाथ जी, जीरा में भी मेरा यही ध्यान है कि जीरा भी उछाले पे एक बार बेच करके ही चलना चाहिए। इसने तकरीबन 20,000 के नीचे का लो बनाया था अराउंड 10-11 फरवरी के आसपास। वहां से तकरीबन 2-1 हजार रुपए रिकवर हो गया है। तकरीबन हम यहाँ 21,000 के ऊपर के प्राइसेस अभी देख रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी यही अनुमान है कि जीरे को भी एक बार के लिए उछाले पे बेच के ही चलना चाहिए। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छा है, फिर भी अराइवल्स ऑलमोस्ट हमारे सामने आ चुके हैं और इस बार भी जो प्रोडक्शन डेटा है वो काफी फेवरेबल है। तो जीरे में भी मेरी यही सलाह है कि वो उछाले पे बेचकर ही चले। तकरीबन 20,600 से 650 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं टारगेट, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 21,300 का। हाँ, धनिया की बात करें तो धनिया मुझे यहाँ से एक तकरीबन 150 से 200 रुपए के लिए थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आ रही है। हालांकि फिजिकल मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं है, फिर भी 8,000 रुपए के नीचे आज हमने काफी दिनों बाद धनिया को जाते हुए देखा है। तो मेरा ये अनुमान है कि करंट लेवल्स पे हम 8150 रुपए के लिए एक बार के लिए बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 7900 का, लेकिन ये एकदम 1 से 2 दिन के लिए कॉल है। यही अगर हम 8250 8300 आसपास के अगर अगले 3-4 दिनों में प्राइसिंग देख लेते तो वहां से एक बार फिर से उछाले पे बेच सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आपको मसालों पर मिल गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल और भी लिए जाएंगे और साथ ही हम गेहूं को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। धनिया के भी एक नई रिपोर्ट आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए महावीर गुप्ता हैं श्री फलूदी ट्रेडर्स से। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले धनिया में बताइए सर, आप लोगों की एक और मीटिंग हुई थी जिसमें उत्पादन अनुमान कहा जा रहा है कि 110 से 120 लाख बोरी उत्पादन का अनुमान है। क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में? क्या निकल कर आया सर धनिया को लेके? महावीर जी। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। मैं धनिया के बारे में पूछ रहा था सर। हाँ जी। एक्चुअली हमने, क्योंकि अभी जो धनिया का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है एमपी प्रदेश है, तो वहां जाकर हमने गुना में सभी व्यापारियों को, एमपी के, राजस्थान और गुजरात के व्यापारियों को एकत्रित करके दोबारा से हमारा पुनरावलोकन किया
कि क्या एक्चुअल फसल आनी चाहिए, तो उसमें लगभग तीनों स्टेट का यही आया है कि 1,20,000 के आसपास जो है वो पैदावार आएगी, 1,20,00,000। ये क्लोजिंग स्टॉक के नंबर आपके क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक लगभग 60 लाख बोरी है। ओके, 50 से 60 लाख बोरी कहा भी जा रहा है। हाँ, सर तो डिमांड हमारे की क्या पास स्थिति है धनिया की? डिमांड अभी बहुत कम है, लेकिन चूंकि नए धनिये की डिमांड ज्यादा रहती है, सभी मसाला वाले खुशबू के कारण नया खरीदते हैं, तो उनकी डिमांड बस 10 से 15 दिन के अंदर ओके। प्रारंभ होने जा रही है। क्योंकि क्या है, अभी थोड़ा सा माल में मॉइस्चर है, तो वो थोड़ा सूखा माल लेते हैं, तो बहुत जल्दी उनकी डिमांड आ जाएगी और यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी एक बन जाएगी उनके लेने की वजह से। क्योंकि कुछ छुट्टियां आएगी मार्च क्लोजिंग में, मंडियां बंद रहेगी और उसी समय उनका लेने का समय है, तो उस दौरान बाजार बढ़ जाएगा। क्योंकि मई 15 तक वो खरीद करते हैं मुख्य मसाला वाले। और जीरे को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? जीरे की डिमांड की क्या स्थिति है और जीरा इतना कमजोर क्या हो रहा है? और जो कहा जा रहा है कि यील्ड को लेकर चिंता है, जिस तरह से तापमान बढ़े हैं, क्या इसका कुछ फसल पे असर होगा क्या, जीरे की फसल पर? बिल्कुल सर, असर इसका दिख रहा है। यील्ड पे असर, पहले हम बहुत बढ़िया उतारा मान रहे थे कि अच्छी यील्ड बैठेगी, लेकिन अभी जो टेम्परेचर में एकदम बढ़ोतरी हुई है, उससे इसमें रोग लगने का चांसेस भी आए हैं। और दूसरी बात यह है कि उतारा भी कम, यानी यील्ड भी कम आएगी, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी जीरा में अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है निकट भविष्य में कि बहुत, क्योंकि जीरा जो एक्चुअल इसका जो अराइवल्स चालू होगा वो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, तब जाके इसकी क्लियर पिक्चर आ पाएगी कि किसान इस भाव में माल बेचता है या नहीं बेचता है, या वो रोक कर चल रहा है। ओके, यानी जीरे के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, चीजें साफ होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि किसान मंडियों में अपना माल लाते हैं पूरी तरह से या रोक कर रखते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और दोनों ही मसालों पर अपनी राय दी है। बात करते हैं गेहूं की। गेहूं को लेकर भी चिंता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और आईएमडी के मुताबिक मार्च में हीट वेव की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है और इससे कहा जा रहा है कि गेहूं की जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी कुछ असर होगा। यील्ड को लेकर चिंता है और ये सबसे पहले हमने ईटी नाउ स्वदेश पर जी चंद्रशेखर जी की रिपोर्ट भी दिखाई थी, उन्होंने इस बात को लेकर आगाह भी किया, तो वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और समय से पहले आगाह भी किया। अब लगातार बाजार में इस बात की, रोज हम इस तरह की खबरें भी बना ले रहे हैं। अब क्या रिपोर्ट आ रही है सर, आपके पास क्या खबर है गेहूं को लेकर? ताजा रिपोर्ट क्या है? हाँ, ताजा रिपोर्ट ऐसा है कि हमने जब इस 17 फरवरी को बात किया था आपका चैनल में, हम दोनों ने चर्चा किया था, तभी हमने 2 दृश्य निकाला था, 2 सिनेरियो। एक दृश्य साधारण रहेगा मौसम, तो 1020 से 1040 लाख टन का उत्पादन हो सकता है। और दूसरा एक दृश्य हमने दिया था कि संजोग हीट वेव आ गया, मौसम सही नहीं है, गर्मी आ गई जल्दी, तो उत्पादन 950 लाख टन से 980 लाख टन इसका ए दायरे में रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो दूसरा दृश्य था वही अभी उभर कर आ रहा है। तो मैं काफी इम्पैक्ट, गर्मी का इम्पैक्ट देख रहा हूँ गेहूं का उत्पादन में। और अभी तक सरकार का जो रबी एस्टिमेट है आया नहीं है, मगर मैं मानता हूं कि जब भी एस्टिमेट आता है, क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट, उसमें मैं चाहूंगा कि सरकार रियलिस्टिक एस्टिमेट देंगे हमें, क्योंकि पिछले साल का जो एस्टिमेट है 1130 लाख टन का, वो भी मैं मानता हूं कम से कम 10% ज्यादा उन्होंने बताया है। तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल काफी टाइट है और भाव तो बढ़ने का संभावना है। तो एक काफी चिंतित ये विषय, काफी ओके सर, वक्त कम है, 30 सेकंड में एक और जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर। क्या सरकार ने जो खरीद के लक्ष्य तय किए हैं, आपको लगता है कि फिर से उस लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहेगी सरकार? ऐसे ही मुझे लगता है। 310 लाख टन का लक्ष्य है, मैं मानता हूं 220, 225, 230 लाख टन भी उनकी खरीदी हो गई तो वी शुड कंसिडर अवर लकी। ओके, क्योंकि भाव ऊपर है, किसान क्यों देगा एफसीआई को? बिल्कुल सही बात है, बोनस भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है, तो कोई किसान क्यों बेचना चाहेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला
और समय रहते आपने इस बात की को लेकर अलर्ट भी किया था और आपको लग रहा है कि 950-980 लाख टन जो आपका सेकेंड एस्टीमेट था उस तरफ भी बढ़ने की संभावना, आशंकाएं बढ़ गई है और सरकार ने जो 310 लाख टन का जो खरीद का लक्ष्य रखा है वो भी खरीदारी होना मुश्किल है। एक सवाल, आखिरी सवाल सादरी साहब आपसे ग्वार को लेकर। ग्वार भी काफी कमजोर होता जा रहा है, 30 सेकंड में बता दीजिए ग्वार में क्या हो रहा है सर? जी, ग्वार में फिजिकल में सीड का बिल्कुल डिमांड नहीं है। पुराना सीड जो काफी हद तक स्टॉक मार्केट में सीमित है वहां पे भी कोई डिमांड नहीं आ पा रही है। मेरी सलाह ये रहेगी कि करंट लेवल्स पे ग्वार सीड को सेल कर ही चले। ओके, शुक्रिया सर आपका, प्रथमेश जी आपका, जतिन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।